दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से आपकी बेटी न केवल पढ़ाई कर सकती है बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। केवल 10 साल की उम्र में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों का खाता खोलें, जहां हर महीने सिर्फ 250 रुपए से आप सालाना 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि 21 साल बाद आप 68 लाख रुपए तक रिटर्न पा सकते हैं। आप किसी भी बैंक या फिर डाकघर से सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। जहां कई निजी बैंकों को भी इन खातों को खोलने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में इस योजना पर 7.6% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। जहां यह खाता तब तक खोला जा सकता है जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, और इसके साथ ही आपको अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा बच्चे और माता पिता का पहचान पत्र और वे कहां रहते हैं इसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा। छठ त्योहार के दौरान यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेन के अलावा क्लोन ट्रेन और छठ स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है। रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन की कड़ी में छठ पूजा को लेकर दिल्ली समेत अन्य राज्यों से यूपी, बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे छठ स्पेशल ट्रेन रेल पटरियों पर दौड़ा रहा है, जहां जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। वहीं बिहार में समस्तीपुर रेलखंड के दरभंगा, जयनगर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर से हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद और उधना के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। दोस्तों जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी संक्रमित होने के बाद उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया। एम्स के नोडल अधिकारी संजीव कुमार के मुताबिक अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। जी हाँ, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन के कारण डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी के जिक्र के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार को बख्शा नहीं। जी हां, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर वे अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जीडीपी के गिरने और बेरोजगारी की वजह से लोगों के मनोबल टूट रहा है। एक ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी मुसीबत में है। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचलता जा रहा है। विकास या फिर विनाश। दरअसल लक्ष्मी विलास बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। जहां इस बैंक ने खाताधारकों पर 25,000 से ज्यादा की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही बैंक ने डीबीएस द्वारा अधिग्रहण की भी जानकारी दी है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले एस बैंक भी मुश्किलों का सामना कर रहा है। बिहार में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 734 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहां ये नए केस हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,28,680 हो गई है। जहां बिहार में फिलहाल 6,275 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज चल रहा है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 285 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 734 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी ये फ्रॉड नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आग्रह करता आ रहा है। इसी क्रम में एसबीआई ने एक और ट्वीट जारी करके अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। जी एसबीआई ने बताया कि वे अपने ग्राहकों को इस तरीका का कोई भी मेल नहीं भेजता है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल भेजा जा रहा है। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है। ऐसे में ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा कि बैंक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेश के बहकावे में न आए।
बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बवाल मचा हुआ है। जहां इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार के नीतीश सरकार पर हमलावर है। जहां अब इसी मसले पर कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री को टारगेट किया है। हालांकि अंदाज कुछ अलग है। जहां दरअसल इस बार निशाना उनके भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता पर साधा गया है। जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मेवालाल ठीक से राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहे हैं, जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं। भाग्य दिखाता पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग की जय हो जय हो जय हो। भारत माता की भारत माता की वंदे। संजय निरुपम ने यह वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। कहते हैं कि ये जनाब पहले किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, राष्ट्रगान भी नहीं गा पाते हैं। इन पर भ्रष्टाचार का भी संगीन आरोप है, ये बात अलग है। जब भारतीय लोकतंत्र के इन पापों को कौन धोएगा। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति गर्म है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया है। जी हां, प्रदेश में जमीयत उलमा हिंद ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद सरकार से मांग की है कि इस तरीके का विधेयक नहीं लाया जाए, यानी कि इस तरीके का बिल नहीं लाया जाए। पहले से ही इस तरीके के तमाम कानून हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा करके किसी भी समुदाय विशेष को बदनाम करने की साजिश और नफरत फैलाने का काम नहीं किया जाए। लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा सदन के पटल पर विधेयक आने से पहले ही उसके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। जी हां, प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही घोषणा की है कि विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ एक विधेयक लाया जाएगा, यानी कि एक बिल लाया जाएगा। जहां सरकार इस बिल को सत्र में पास कराने के बाद कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास से भेजेगी। आपको बता दें कि इस बिल के विरोध में कांग्रेस भी आगे आ गए हैं। जी हां, कांग्रेस से पहले ही सरकार के इस घोषणा पर विरोध जता चुकी है। उसका कहना है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार पहले उस ओर ध्यान दें। इस विधेयक की जगह सरकार को महिला अपराध रोकने के लिए कोई विधेयक लाना चाहिए। इस विधेयक के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद सख्त एतराज जता रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हाजी हारून ने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में एक अलग किस्म की नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कानून बनाना संविधान के खिलाफ है, नकारात्मक बात की जा रही है, एक तरफा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को गौर करना चाहिए। आपको बता दूं कि हाजी हारून ने लव और जिहाद का मतलब बताया। जी हां, उनका कहना है कि लव एक अलग चीज है, प्यार किसी को भी किसी से हो सकता है। जिहाद का प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है। जिहाद का मतलब होता है किसी अच्छे काम के लिए कोशिश करना, बुराई को दूर करना, यानी कि जिहाद। इस बिल को लेकर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार कोई भी काम करती है तो सोच समझकर करती है। हम इस विधेयक को सत्र में लेकर आएंगे, इस कानून की प्रदेश को जरूरत है। भारत सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के जिन 5 टीकों के प्रशिक्षण चल रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि सरकार दूसरे देशों की टीका निर्माताओं के संपर्क में भी है जिनके प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश में 5 टीके के प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका टीके के तीसरे चरण का प्रशिक्षण करीब पूरा हो चुका है, जहां सिर्फ फॉलोअप रह गया है। भारत बायोटेक और कैडिला के तीसरे चरण के प्रशिक्षण शुरू हो चुके हैं। रूस में निर्मित टीके के स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के प्रशिक्षणों की अनुमति दी जा चुकी है। रेड्डी लेबोरेटरी जल्द इन्हें शुरू करेगा। इसके अलावा एक अन्य टीके का प्रशिक्षण बायोलॉजिकल ई द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 5 टीकों से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा मॉडर्ना और फाइजर के टीकों को लेकर भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन इन टीकों को अभी कहीं भी लाइसेंस नहीं मिला है। भारत सरकार इनके संपर्क में भी है। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि फाइजर के टीके के लिए -70 से 80 डिग्री की कोल्ड चेन की जरूरत होती है। इस टीके के लिए यह इंतजाम करना मुश्किल होगा। दूसरा यह भी देखना होगा कि हमें यह टीके की डोज पहले मिलती है या फिर नहीं।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को कितनी सैलरी मिलेगी? जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार का सीएम के तौर पर यह 7वां कार्यकाल है। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को कितना वेतन और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को 2,15,000 मासिक वेतन मिलेगा। जी हां, इस वेतन में बेसिक सैलरी और मुख्यमंत्री को मिलने वाले अन्य भत्ते शामिल हैं। नीतीश कुमार को सैलरी के अलावा चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा आवासीय सुविधाएं, यहाँ यात्रा भत्ते, बिजली और फोन की सुविधाएं भी मुफ्त में मिलेगी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नीतीश कुमार को पेंशन के तौर पर एक निश्चित धनराशि मिलेगी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जी हाँ, मार्च 2000 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। हालांकि उस समय 324 सीटों वाले बिहार विधानसभा में एनडीए के पास केवल 151 विधायक ही थे और बहुमत न साबित करने की वजह से उन्हें महज 7 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और प्रभावी किया जाएगा। उन्होंने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही परंपरागत प्रतिक्रिया के अलावा उसमें कुछ व्यवहारिक टेस्ट भी जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीचर्स के पास तमाम शैक्षणिक योग्यता के रिकॉर्ड होने के बाद भी वे पढ़ने में कितने दक्ष होंगे, इसको परखने के लिए उनके पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। यह इस दिशा में विशेष तौर पर शिक्षकों की क्वालिटी सुधारने पर फोकस होगा। उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, बेहतर माहौल में पढ़ाई हो। इसके लिए बिहार के स्कूलों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। इसके लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा, जहां उसकी मजबूती से ही शिक्षा का संतुलन विकास होगा। रिसर्च एवं विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल विकास के लिए कार्य योजना बनेगी, जहां शैक्षणिक और एग्जाम कैलेंडर में नियमित बनाने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी कहा है कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकारी सिस्टम है। मैं फील्ड में जाकर देखूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान की गुणवत्ता एवं नियमित क्लास संचालन की दिशा में बेहतरीन लाने के लिए वे कुलपतियों के साथ सीधा बातचीत करेंगे। कोरोना संकट के चलते केंद्रीय पेंशनर्स को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ते का भुगतान दिया जा रहा है, यानी कि डीए का भुगतान दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21% है, लेकिन कोरोना संकट के चलते जून 2021 तक 17% भुगतान तय है। जहां डीए पर निराश पेंशनर्स को हालांकि मोदी सरकार ने इस साल अब तक अन्य फायदे दिए हैं। पेंशनर्स अब डिजी लॉकर में पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ को स्टोर कर सकते हैं। जहां दरअसल कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की ओरिजिनल कॉपी को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़ी कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीदने से पहले किसी भी जमीन का खतियान ऑनलाइन जरूर निकालें, जहां इससे आपको जमीन से जुड़ी पूरी डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी और आप जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो पाएंगे। आप बिहार में जमीन का खतियान ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जहां जमीन का खतियान निकालने के लिए आप बिहार भूमि के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें। बिहार भूमि की वेबसाइट ओपन करके आपको सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना अंचल और मौजा सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसे भरना होगा। इसके बाद का जमाबंदी खतियान खुल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए आपको www.biharbhumi.bihar.gov.in जहां बिहार में जमीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सही जानकारी के लिए आप बिहार सरकार की इस आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करें। आपको सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, देश में एक और बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गया है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण बैंक को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक इस बैंक की आर्थिक हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला किया है। साथ ही साथ लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में रख दिया है, जहां इस फैसले से ग्राहकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बैंक ग्राहक अब 1 महीने तक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। खबर के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक में रणनीतिक योजना के अभाव, एडवांस की गिरावट और बढ़ते एनपीए से नुकसान जारी रहने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार के खिलाफ चुनाव में धांधली और मंत्रिपरिषद में भ्रष्टाचारियों को शामिल करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां यही वजह रही कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मुलाकात करके बधाई तक भी नहीं दी। वहीं नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को भ्रष्ट बताते हुए लगातार हमलावर हैं। जहां उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया और भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया। इस बीच आरजेडी सांसद अशफाक करीम नीतीश सरकार में
में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हां, उन्होंने मुलाकात करके उन्हें बधाई दे डाली। मामले को गरमाते देखकर सफाई देते हुए अशफाक करीम बताते हैं कि वे जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी को बधाई देने नहीं बल्कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को बधाई देने गए थे। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीदी बिक्री जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है उतनी ही तेजी के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है। इसलिए अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और जमीन खरीदने से पहले उसकी जांच जरूर करें। अगर आप किसी कंपनी या फिर अखबार में विज्ञापन देकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर पहले आप ये पता करें कि जमीन पर किसी थर्ड पार्टी का अधिकार तो नहीं है। जहां बिहार में जमीन खरीदने से पहले ये जरूर चेक करें कि भूमि लेन देन से जुड़े असली दस्तावेज सही है या फिर नहीं, इसके बाद ही जमीन खरीदें। जहां बिहार में जमीन खरीदने से पहले यह पता करें कि स्थानीय कानून नियम भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाए हैं। जी हां, आप ऑनलाइन के द्वारा किसी भी जमीन का असली मालिक का पता लगा सकते हैं। आपको वेबसाइट पहले भी बता दिया जा चुका है। जी, आप हमेशा से ही उसी मालिक के रजिस्ट्रेशन कराएं जिसका नाम से जमीन है। बिहार में बहुत सी जमीन ऐसी हैं जो गिरवी रखे हुए हैं या फिर उस जमीन का केस है। जहां इस तरीके से जमीन को खरीदने की कोशिश ना करें। बिहार परिवहन विभाग में एसआई बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएसएससी की एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। खबर के अनुसार बीपीएसएससी आज इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जहां आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे आप इसको लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में नीतीश सरकार का गठन हो चुका है। जी हां, साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी खत्म हो चुकी है। जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से के साथ किया जाएगा। जी हां, साथ ही साथ जमीन से जुड़ा सभी प्रकार की समस्या को खत्म किया जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक कि इस जमीन सर्वे के द्वारा जमीन का नया खतियान बनेगा, साथ ही जमीन का नया मानचित्र भी आएगा। हर खतियान की 4 कॉपी बनेगी, जिसमें एक कॉपी रैयत को, दूसरा अंचलाधिकारी को, जहां तीसरा जिला अधिकारी को, चौथा भू अभिलेख विभाग निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा। आपको बता दूं कि इस जमीन सर्वे से कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। जहां जो लोग किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं उस जमीन को छोड़ना होगा। साथ ही साथ जमीन खरीद बिक्री में धांधली करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जहां इस जमीन सर्वे के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों को भी परेशानी बढ़ेगी। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इस जमीन सर्वे से सभी प्रकार के अवैध कब्जा को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ घरेलू लड़ाई झगड़े को भी खत्म किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में आ गए हैं। जी मिली जानकारी के मुताबिक आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा। जहां कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि 25 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। मिली जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को बिहार के राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद 27 नवंबर को अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा। इस सत्र में बिहार के विकास के लिए कई अहम बिल पास हो सकते हैं। कोरोना महामारी से लेकर अब तक लाखों लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, इस बार सोनू सूद खुद ट्विटर पर नेहा की शादी का आमंत्रण स्वीकार करके चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दूं कि नेहा बिहार के भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के करमंड टोला की रहने वाली है। उन्होंने अपनी शादी का कार्ड फिल्म स्टार सोनू सूद के ट्विटर पर भेजा है। जहां सबसे खास बात यह है कि सोनू सूद ने इस पर रिप्लाई भी किया है। नेहा की शादी का कार्ड निमंत्रण मिलने के बाद सोनू सूद ने नेहा के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए लिखा है कि चलो बिहार की शादी देखते हैं। विधानसभा चुनाव में हारे दिग्गजों की नजर अब विधान परिषद की खाली पड़े 16 सीटों पर टिकी हुई है। जहां इसमें महागठबंधन और एनडीए के नेताओं को सर्वाधिक उम्मीद है। राज्यसभा कोटे की भी एक और सीट खाली है। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने से खाली हुई है। जहां भाजपा के कई दिग्गजों की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। विधान परिषद की जो सीटें खाली है उनमें 13 सीटें सीधे मनोनीय वाली है। जहाँ 3 सीट स्थानीय प्राधिकरण कोटे की खाली है।
बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना के बीच पंचायत चुनाव का महासंग्राम होगा। जहां विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होगी। बिहार में 2016 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। अगला पंचायत चुनाव 2021 में होना है। राज्य में लागू त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत 2,50,000 पदों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। लोकतंत्र की सबसे निचली इकाइयों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर 6 माह पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। जहां राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव 2021 मई और जून के बीच कराया जा सकता है, जहां जिसके लिए छठ के बाद तैयारियां शुरू हो जाएगी। पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर जारी है। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इन सब के बीच कोरोना का खौफ इस कदर हावी है कि मरीज के अपने भी उन्हें छोड़कर भागे जा रहे हैं। जहां एक ऐसा ही मामला पटना के IGIMS से सामने आया है, जहां आइसोलेशन ICU में भर्ती 30 साल के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो उसके परिजन उसे छोड़कर भाग गए। अब अस्पताल प्रशासन परिजन की तलाश में परेशान है। जहां अस्पताल प्रशासन ने बताया कि युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिजनों को बताया कि इसे इलाज के लिए पटना एम्स में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन एम्बुलेंस से वहां भेजवा देगा। लेकिन इतना सुनने के बाद परिजन जो बाहर निकले वे लौट कर नहीं आए। जहां अब अस्पताल प्रशासन के पास समस्या यह है कि बगैर परिजन के एम्स या फिर दूसरे अस्पताल उसे कैसे भेजेंगे। बताया जा रहा है कि युवक बेगूसराय के चट्टी रोड का रहने वाला है और उसे 10 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसके परिजन उसे छोड़कर फरार हो गए। जहां फोन नंबर जो दिया गया है वो भी अब बंद आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने आत्ममंथन की सलाह दी। इसके बाद कपिल सिब्बल पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता के निशाने पर आ गए। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय होना ही अपनी नियति मान ली है। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार ही नहीं, उपचुनाव के नतीजे से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल की इस टिप्पणी पर पार्टी नेता और कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सख्त टिप्पणी की है। जहां अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की आलोचना करने वाले लोग किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त होने के बजाय अपनी नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि ऐसे नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की करीबी थे और उसके समक्ष मुद्दे उठा सकते थे। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, एक बार फिर से सीएम आवास में जनता दरबार जमेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनता से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि 2005 में सत्ता में आने के बाद जनता की परेशानी और समस्याओं को सुनने के लिए नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जी हां, पटना में स्थित मुख्यमंत्री आवास में बड़ी संख्या में हर सोमवार को बिहार के हर जिले से लोग आते थे और लिखित आवेदन देते थे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और सचिव दोनों रहते थे। जहां इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को अपने कामकाज का फीडबैक सीधे जनता से मिलता रहता था। जहां सीएम नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना होती थी, लेकिन 2016 से इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करने की योजना पर काम किया जा रहा है। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे राजद के नेता तेजस्वी यादव की एक छोटी सी गलती ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। जहां चुनाव से चंद दिनों पहले तक उनके साथ रहने वाले कई छोटे दलों के उनके छिटकने के कारण सीएम बनने की उनकी चाहत धड़ी की धड़ी रह गई। अपने दम पर शानदार प्रदर्शन करने वाले राजद ने अंतिम समय में गठबंधन को टूटने से नहीं बचा सका। जहां दरअसल इस चुनाव में एनडीए को सत्ता तक पहुंचाने में 2 छोटी पार्टियों का अहम रोल है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी को इस चुनाव में 4-4 सीटें मिली है। चुनाव से चंद दिनों पहले तक ये दोनों पार्टियां राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हिस्सा थी। इसके अलावा आरएलएसपी भी कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन की हिस्सा थी। जहां उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी को हालांकि इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसकी मत प्रतिशत 1.77% रहा। इसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करके सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैथमेटिक्स गुरु फेम आर के श्रीवास्तव मशहूर हैं कि वे एक सवाल को 10 से भी ज्यादा तरीके से बना सकते हैं। जहां इसी खासियत ने उन्हें मैथमेटिक्स गुरु का दर्जा दिया है। जी हां, आर के श्रीवास्तव गणित के प्रति प्रेम और नाइट क्लासेज के रूप में लगातार 12 घंटे 450 क्लास से अधिक बार जादुई तरीके से गणित पढ़ाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जहां आर के श्रीवास्तव का बचपन काफी गरीबी से गुजरा है। उनके पास अपने शौक पूरा करने के पैसे नहीं थे। आर के श्रीवास्तव अपने शैक्षणिक तरीके से स्टूडेंट में काफी लोकप्रिय हैं, चाहे वो नाइट क्लासेस के रूप में लगातार 12 घंटे की गणित का गुण सीखना हो या फिर वे इस बात से काफी लोकप्रिय हैं कि वे 10 से भी ज्यादा तरीके से एक सवाल को बना सकते हैं। इसी खासियत ने उन्हें आज देश में मैथमेटिक्स गुरु का दर्जा दिला दिया है। जहां बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले आर के श्रीवास्तव देश में मैथमेटिक्स गुरु के नाम से मशहूर हैं। खेल खेल में जादुई तरीके से गणित पढ़ाने का उनका तरीका लाजवाब है। जहां कबाड़ की जुगाड़ से प्रैक्टिकल करके गणित सिखाते हैं। सिर्फ 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेकर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आर्थिक रूप से सैकड़ों गरीब स्टूडेंट को IIT, NIT, BCEC सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचाकर उनके सपनों को पंख लगा चुके हैं। जी हां, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आर के श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। आर के श्रीवास्तव के शैक्षणिक कार्यशैली की प्रशंसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कर चुके हैं। इनके द्वारा चलाया जा रहा नाइट क्लासेस अभियान अद्भुत और अकल्पनीय है। जहां स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के प्रति जागरूक करने के लिए 450 क्लास से अधिक बार पूरी रात लगातार 12 घंटे गणित पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।